देखो आज थोड़ा सा आसान सवाल ही बता देते हैं पहले। सबसे पहले पहला सवाल कह रहा सदिश ए और बी में ए डॉट बी आपके पास वर्गमूल 6 है, साथ साथ दो सदिशों ए और बी के जो परिमाण हैं वो वर्गमूल 3 और 2। परिमाण का मतलब वेक्टर ए का परिमाण वर्गमूल 3, वेक्टर बी का परिमाण वो 2। ए और बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है और बीच में डॉट लगा है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, और आप जानते हैं अदिश गुणन का फार्मूला वो होता है ए डॉट बी बराबर ए मॉड बी मॉड कॉस। जहाँ पर थीटा क्या है, दो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। वेक्टर क्या होते हैं, जो बच्चे नए आए वो समझ लीजिए। अगर ये ए बी लिखा है तो हम इसे ए बी लिखते थे अगर इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ए और बी एक निश्चित दिशा में, ए और बी पूर्व से पश्चिम है, ए और बी उत्तर से दक्षिण है, क्योंकि यहाँ 7 सेंटीमीटर से ये नहीं पता लग रहा कि ये किस दिशा में 7 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ ए जो है उससे शुरू करो और बी पश्चिम दिशा में चल रहा है और ए से बी की पश्चिम दिशा में जो दूरी है, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ तो ये फिर ये ए बी नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा वेक्टर, और इसको दिखाएंगे ऐसे एरो, ठीक है। और अब ये वेक्टर ए बी है जो ये बता रहा है ए से बी की तरफ आप जा रहे हैं और ये दिशा है इसकी। और अगर मैं ए बी पर ये लगा देता हूँ, ये कहलाता है ए बी का मापांक, ठीक है। और ये मापांक का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी। मापांक अगर लगा दिया तो ये अदिश राशि हो गई, और मापांक नहीं लगाया तो ये सदिश राशि। मापांक का सीधा मतलब है कि उसका संख्यात्मक मान, ठीक है। तो ए बी का संख्यात्मक मान 7 सेंटीमीटर है, तो आप उसे ऐसे दिखाएंगे, यानी ये जो था वो वेक्टर का परिमाण। तो ये जो इसने बताया कि ए और बी का परिमाण वर्गमूल 3 और वर्गमूल खाली 2 है, यानी वेक्टर ए की जो लंबाई है वो वर्गमूल 3 है और बी की लंबाई 2। तो अगर दो वेक्टर हमारे पास होते हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और इनके बीच में कोण थीटा होता है, तो इनका अदिश गुणन इस डॉट से प्रदर्शित होता है। और इसका सूत्र है जिसे आपको डायरेक्टली रट लेना है। जो बच्चे परसों नहीं आए थे उनके लिए बात कर रहे हैं, और वो सूत्र है ए का परिमाण बी का परिमाण गुणा कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान कितना दे रखा है, वर्गमूल 6। वर्गमूल ए के परिमाण का मान 3, बी का 2 कॉस थीटा, तो वर्गमूल 6 बटे, और ये इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। वो भी वर्गमूल 2 बार, वर्गमूल 3 गुनी 6 वर्गमूल से कटेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इस वर्गमूल 2 से 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर कॉस। तो वर्गमूल किसका मान है, π/4। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4। कोई समस्या, ठीक है। मैंने आसान वाला सवाल दिया। उसके अलावा अगर मैं i, j तथा k का अदिश गुणन निकालें। i j के क्या है, ये हमने कल बताया था कि अगर हम x, y और z अक्ष लेते हैं, चाहे इसे कुछ किताबों में z कहा गया है, सिर्फ y कहा, तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश i, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश j और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश को हम मात्रक सदिश भी कहते हैं। इकाई सदिश, मात्रक सदिश वो सदिश होते हैं, पहली बात तो इन्हें लिखते कैसे हैं, कोई भी इकाई सदिश है उसके ऊपर कैप लगा कर, यह है वेक्टर ए का इकाई सदिश, और वेक्टर ए के इकाई सदिश का मान होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मान। और कल हमने बता दिया था कि दुनिया के किसी भी इकाई सदिश का जब हम मॉड निकालेंगे वो कितना है, यानी इकाई सदिश का जो परिणात्मक मान है, ठीक है, वो कितना आएगा, 1। और इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है इसने, परिमाण, यानी इकाई सदिश का परिमाण। इसके आगे पीछे 2 डंडे लगा के दिखाते हैं, और परिमाण हमेशा कितना होता है इकाई सदिश का, 1 होता है, याद है। तो ऐसे ही x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश फिक्स कर दिया गया, i, और y के अनुदिश j और z के अनुदिश k। अब हम निकालेंगे i डॉट i, यहाँ के बाद यहाँ
ये तो समझाने के लिए आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना होगा भाई, आई का परिमाण गुणा आई का परिमाण और आई के बीच में कोण, और किसी वेक्टर का खुद से कितना कोण होता है, 0, और इकाई सदिश का परिमाण 1 गुणा 1, यानी आई डॉट आई हमेशा कितना आएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे आई डॉट आई आपके पास एक ऐसे ही जे डॉट जे कितना आ जाएगा, वो भी एक आएगा, और ऐसे के डॉट के कितना आएगा, वो भी एक आएगा, तीनों ही ये एक रिजल्ट आपके पास। ठीक है, अब जरा आई का डॉट जे से लेना, आई का मॉड जे का मॉड और इनके बीच में कोण, और आई और जे क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। एक्स और वाई अक्ष के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री होता है, तो इनके बीच में कोण कितना होगा दोनों के, 90। आई का मान 1, मॉड जे का परिमाण यानी मॉड 1, और कॉस 90 कितना होता है, 0। आई डॉट जे कितना, ऐसे ही जे डॉट के कितना आएगा, 0, और ऐसे ही के डॉट आई कितना आएगा, सिमिलरली यानी आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर एक रिजल्ट आपके पास है। इनकी जरूरत हमें अभी पढ़ने वाली है जब हम सवाल नंबर 2 करें। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सदिश हैं, अब सदिश का नाम नहीं दिया है तो एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। ये सदिश है, एक वेक्टर ए है i माइनस 2j प्लस 3, दूसरा वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस, इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात तो इसी सूत्र से होगा, और इस सूत्र में मुझे ए का मॉड बी का मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए का मॉड निकाल, किसी वेक्टर ए का मॉड अगर निकालेंगे, अगर ये इकाई सदिश होता तो इसका मॉड 1 होता, निकालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर इकाई सदिश नहीं है तो किसी वेक्टर का परिमाण यानी मॉड कैसे निकाला जाता है, वो निकलता है वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस आई का गुणांक कितना, 1 का वर्ग, जे का गुणांक -2 और के का गुणांक। याद रहेगी बात, यानी अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, एक और बात यहाँ नोट कर लीजिए कि यदि ए वेक्टर आपके पास xi प्लस yj प्लस zk है तो ए वेक्टर का मॉड जो आएगा वो वर्गमूल x² प्लस y² प्लस z² आएगा, जो मैं कल बता चुका हूँ। ये भी मैंने बताया था ये मॉड ए होता क्या, कोई वेक्टर का मॉड होता क्या है। वेक्टर का मॉड है वेक्टर की लंबाई, कोई ए वेक्टर होगा उसका इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा। तो वेक्टर तो ये शो कर रहा है भाई ये है, इसका कोई परिमाण है और इसकी ये दिशा है। लेकिन अगर इसका मॉड ले लिया जाएगा तो उस वेक्टर की कितनी लंबाई है ये निकल के आएगा, वो उसका। इसको टेक्निकली भी याद रखना है, ये रटना नहीं है, टेक्निकली भी याद रखना है कि भाई ये मॉड होता क्या है। मॉड जो है वो वेक्टर की लंबाई होती है, उसका संख्यात्मक मान। और खाली वेक्टर जो लिखा है उसके अंदर 2 चीजें, संख्यात्मक मान भी छुपा हुआ है और दिशा भी, ठीक है। और वो दिशा जो है उसके x y z x के जो वियोजित भाग है, उन वियोजित भागों को i j k से गुणा करके जब जोड़ते हैं तो वेक्टर का निर्माण हो जाता है। तो xi क्या है, हाँ x x के अनुदिश वेक्टर का जो भी जो उसका वियोजित भाग है वो x है, उसको हमने i से गुणा करके y x पे y है, y j से गुणा करके z x पे k है, फिर तीनों को जोड़। यानी हम चीज़ों को इस तरह से देख रहे हैं कि वेक्टर तो ऐसे है लेकिन इसका x y z एक्सिस पे क्या क्या वियोजित भाग, कितना परिमाण इसका आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करें। चलो वो फिजिक्स की बात है, वो जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है वो सब समझ रहा हो आ रही होगी उनके बाद में क्या कहना चाह रहा हूँ। वर्गमूल 14 इसका मान है, बी का मॉड निकालें
तो v में देखो i का गुणा कितना है 3 प्लस -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 9 प्लस 4 प्लस 1 यही आएगा। ठीक है, यहाँ इस सवाल में a डॉट b का मान हमें दिया था, है ना, यहाँ नहीं दिया, यहाँ a और b का मान दिया है। इसका मतलब इससे हमें a डॉट b निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल का पैटर्न तो यही है, पैटर्न तो यही है ना कि भाई इसका मान रखो, इसका रखो, इसका रखो, इसका निकल आएगा। अब इसका हमारे पास आ गया, इसका आ गया, इसका नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा a डॉट, कैसे निकलेगा, पहले a का मान डॉट 3i माइनस 2j प्लस, दो वेक्टर का जो डॉट हो रहा है तो पहला i का डॉट इन तीनों से होगा, फिर j का डॉट इन तीनों से होगा, और फिर k का डॉट इन तीनों से। यानी पहले आएगा i गुणा, पहले नंबर गुणा करो 3i डॉट i, ये तो आएगा 3i डॉट i, फिर i डॉट और i डॉट, यहाँ साफ साफ दिख रहा है i डॉट j और i डॉट k, ये कितना है 0। तो जब 0 है तो लिखने की क्या जरूरत है, क्लियर हो रही बात। तो खाली हमारे पास आया यानी इसकी गुणा केवल इससे ही हो पाएगी, डॉट इससे ही हो पाएगा, इससे भी 0 आएगा, इससे भी। इससे शुरू करो, j डॉट i 0 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 j डॉट j, फिर प्लस 3 k डॉट, और i डॉट i कितना है, ये क्लियर आ गया, बाकी को नहीं लिखा मैंने। ऐसे k की जब i से डॉट करेंगे k डॉट i 0, k डॉट j 0, लिखने की जरूरत नहीं, k डॉट k 1 होगा, तो खाली इस पद का डॉट इससे ले लिया, पहले नंबर से गुणा किया फिर डॉट, तो ये आ गया 3 गुणा 1 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया, a डॉट b कितना 10। एक और बात या नोट में लिख लेना, छोटी सी बात है वैसे वो, भाई a डॉट b कितना आता है, a मॉड b मॉड cos थीटा, और b डॉट a निकालोगे b मॉड a मॉड cos थीटा। तो ये तो सिंपल गुणा है, गुणा में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि a डॉट b बराबर किसके होगा। कुछ बच्चे सोच सकते हैं ना कि k डॉट j, जबकि हम कह रहे हैं j डॉट k बराबर 0, आपको सब तो j डॉट k है, ये k डॉट j है, ये कैसे 0 हो गया। तो गुणा जो है वो क्रम में होती है और डॉट भी क्रम में होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो j डॉट k का जो मान है वही k डॉट j का मान होगा। अब हमारे पास तीनों मान है, अब हम लगा लेते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन है वो कितना होता है, a वेक्टर मॉड प्लस b वेक्टर, नहीं प्लस क्यों कहते हैं, इंटू cos थीटा। a डॉट b कितना हुआ 10, मॉड a का मान वर्गमूल 14 cos थीटा, तो 10/14 आ जाएगा। ये यहाँ से पता लगा cos थीटा का मान आ रहा है 5/7, यानी थीटा का मान जो आएगा वो आ जाएगा cos इनवर्स 5/7, क्योंकि वैसे तो हम मान जानते हैं। या फिर त्रिकोणमिति के टेबल हो सकता है आपको दे दे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दे, वहाँ से निकलवा दें, तो देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे देखते हैं। वैसे इतना होता नहीं, ये लिख के आ जाता है। ठीक है, तो मार्कर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है दूसरा मार्कर, दिख रहा है भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो 12वां सवाल, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने अच्छे से वेक्टर को सीखा है। a डॉट a बराबर 0 और a डॉट b बराबर, ये दो बातें हैं।
तो आप बताओ सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालोगे आप? चलो देखो भाई, ए डॉट ए जीरो है तो ए डॉट ए का मान होगा कितना, मॉड ए मॉड बी, सॉरी मॉड ए कॉस जीरो, क्योंकि एक वेक्टर का खुद से कितना कोण बनता है, जीरो। ये जीरो बता रखा है हमें, तो मॉड ए की घात 2 गुणा 1, तो मॉड ए की घात 2 बराबर जीरो। यहाँ से क्या पता लगा, मॉड ए बराबर जीरो, ठीक है। और मॉड ए बराबर जीरो है, इसका मतलब इसका जो मान आता है वो आता है वर्गमूल एक्स, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, और जोड़ आता है। तो जोड़ और तीनों वर्ग हैं तो ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो तीन धनात्मक संख्याओं का योग केवल और केवल तभी जीरो हो सकता है जब वो तीनों संख्याएं ही जीरो हो। भाई धनात्मक का योग कैसे जीरो कर लोगे, कोई ऋणात्मक हो तब तो जीरो हो सकता है। तो ये तभी संभव है जब उसके सारे मान ही जीरो हों। इसका मतलब इसका एक्स एक्स में वियोजित भाग भी जीरो है, वाई एक्स में भी जीरो है और जेड एक्स में भी जीरो है। यानी ये जो वेक्टर है वो एक जीरो वेक्टर है। यहाँ से पता लग गया हमें कि ए वेक्टर जो है वो ये है, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे इसने बता रखा है कि ए डॉट बी बराबर है जीरो। यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ए डॉट बी जीरो है तो ये दो ही स्थिति में जीरो हो सकता है। ये दो ही स्थिति में जीरो हो सकता है कि इधर एक तो बी या तो शून्य सदिश है या बी एक अशून्य सदिश। एक निर्णय तो ये निकलता है कि अगर बी शून्य सदिश है तभी तो इसका डॉट इससे जीरो आएगा, और अशून्य है तब भी जीरो आएगा। और उसके अलावा क्या निकल रहा है कि अथवा बी सदिश ए पर, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अदिश गुणन जीरो है, तो वो दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक बात आपकी किताब में दे रखी होगी, हो सकता है दो दे। उत्तर चेक कर लीजिए। इसके बाद 14वां सवाल चेक कर लो क्या दिया है। हाँ, तो हमने सारी स्थिति लिखी है। अशून्य सदिश मतलब कोई भी सदिश, शून्य नहीं होगा या शून्य भी हो सकता है, इसका मतलब कोई भी सदिश हो सकता है। ये सवाल इसने क्यों दिया, ये तो बड़ा बकवास सा लग रहा होगा ना। ये क्या बात हुई कि ए जीरो आ गया, ए डॉट बी जीरो आ गया तो बी कोई भी सदिश हो सकता है, अजीब नहीं लग रहा। ये इसने इसलिए दिया है ताकि 14वां सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाए। 14वां सवाल क्या कहना चाह रहा है कि ए जीरो है या बी जीरो है, तब ए डॉट बी जीरो है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम सवाल आंसर। भाई अगर साफ साफ पता है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, जब वेक्टर ए जीरो है तो उसका मॉड कितना आएगा, यदि वेक्टर ए जीरो है तो वेक्टर ए का जो मॉड आएगा वो भी तो जीरो आएगा। भाई जीरो होने का मतलब उसका एक्स वाई जेड तीनों भाग जो है वो शून्य है। तो वर्गमूल में आप जब निकालोगे तो शून्य ही आ जाएगा कुल मिला के। तो जब वेक्टर ये शून्य है, ए डॉट बी कितना होता है, वो होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। तो ए का मॉड ही जीरो हो गया, बी का मॉड भी जीरो हो गया, कोण कितना भी हो आंसर कितना आएगा। तो चाहे ए का मान जीरो हो जाए, बी का जीरो ना भी हो तो भी तो जीरो हो जाएगा।
और अगर ए का 0 ना हो, बी का 0 हो जाए, तब भी 0 हो जाएगा। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि वेक्टर ए 0 हो या अथवा का मतलब वेक्टर ए 0 है तो जरूरी नहीं बी 0 हो, और वेक्टर बी 0 है तो जरूरी नहीं है ए 0, लेकिन दोनों ही स्थिति अगर निकालेंगे और यदि वेक्टर बी 0 होगा तो भी हमारे पास ए डॉट बी कितना आ जाएगा। अब इसका विलोम क्या हुआ कि यदि अब विलोम ये हुआ कि ए डॉट बी 0 है तो ये स्थिति आ जाए कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0। अब यदि हम लेते हैं ए डॉट बी बराबर 0, ये कितना आएगा भाई, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा बराबर 0। अरे आएगा ही नहीं ए डॉट बी। अब हम उल्टा लेके चल रहे हैं, अभी इन दोनों चीजों से ये लेके आए, और इससे लेके आएगा। अब हम विलोम का मतलब ये लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्थिति प्राप्त हो सकती है और क्या हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, तभी उसने लिखा है आवश्यक नहीं है, सत्य नहीं, विलोम आवश्यक नहीं है। यानी कभी कभी आवश्यक हो सकता है हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये आवश्यक नहीं। ये बात क्लियर है कि ये ए अगर 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, बी 0 हो गया, लेकिन अगर ए भी नॉन 0 है, यदि ए का मॉड 0 के बराबर नहीं है तथा बी का मॉड भी 0 के बराबर नहीं है तथा cos थीटा अगर 0 हो जाए, क्यों भाई, ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है, लेकिन cos थीटा अगर 0 हो गया तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस स्थिति को मैं हटा देता हूँ, छोड़ दी इसे हटा। ए डॉट बी कितना आएगा, ए मॉड बी मॉड और cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना ले लिया मैंने, 0। तो ये सब कितना हो जाएगा, यानी ए डॉट भी 0 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, जब ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है और cos थीटा 0 हो जाए, तब भी तो ए डॉट भी 0 आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः cos थीटा बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ कि cos थीटा बराबर cos 90, यानी थीटा बराबर 90। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर, यानी वेक्टर ए अगर वेक्टर बी पे लंब हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, भले ही ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों 0 ना। यानी विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे क्या कह रहा था कि ए 0 हो या बी 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अभी कहना चाह रहा है कि विलोम इसका आवश्यक नहीं है, यानी अगर ये 0 है तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी 0 हो, कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आप कहेंगे ए डॉट बी 0 होगा यदि ए 0 नहीं है, कॉमा बी 0 नहीं है तथा वेक्टर ए लंब होगा। यही आपका, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, तो समझ गए ये वाला सवाल क्यों दिया था उसने। चलो 15वां देखते हैं, पहले उतार लो ये सब, ये जगह है। एक छोटा सवाल देखिए, 17वां देखिए। ये कहना है, ये दर्शाओ 3 वेक्टर हैं, एक का नाम ए रखो, दूसरे का नाम बी रखो, और तीसरे का नाम सी। ये कह रहा है, ये बताओ ये 3 वेक्टर जो हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वेक्टर हैं। कब होंगे, जब कोई एक कोण 90 हो।
एक कोण 90 है, तो यानी दो वेक्टर जो हैं अगर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और वो जीरो आ जाए तो उनके बीच में कितना कोण होगा? 90 डिग्री होगा। ये तो हमने सिद्ध कर दिया, कल भी बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 90। तो बस हमें खाली ये इतना करना है कि किन्हीं दो वेक्टर जो ये त्रिभुज की तीन भुजाओं के दे रखे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए? जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि इनके बीच में कोण कितना है? 90 है। अतः ये समकोण त्रिभुज वाले वेक्टर हैं। तो डॉट निकाल लो पहले, ए डॉट भी निकालते हैं। 2i माइनस जे प्लस के डॉट i माइनस 3j माइनस 5 निकालो डॉट। दो ही कम दो, आई डॉट i1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, और आई डॉट j जीरो होगा, आई डॉट k जीरो होगा। तो सीधे सीधे इनकी गुणा जो है मैं रटाने वाली बात बताता हूँ कि गुणांकों की गुणा कर दो, i के i से, j के j से और k की k से। माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया? जीरो। ए डॉट बी जीरो आ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ए वेक्टर लंब है किस पर? डी। अतः ए कॉमा बी तथा सी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश। बात समझ आ गई? ठीक है, यानी ये इस तरह से है कि तीन समकोण त्रिभुज है, एक ए है, एक बी है और तीसरी सी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ए का मॉड निकाल लो, बी का मॉड निकाल लो और फिर आप सी के मॉड का वर्ग जो है वो चेक कर लो, वो ए के मॉड का वर्ग प्लस बी के मॉड के वर्ग के बराबर अगर आ रहा है तो आप कह दो ये पाए समकोण त्रिभुज है, और नहीं आ रहा तो आप कह दो। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि सी कौन है और ए कौन है और बी कौन है? तो ए बी सी का जब मॉड निकालेंगे तो जो सबसे बड़ी नंबर आएगा उसको आप मान लेंगे वो कर्ण। बाकी दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके देखेंगे, अगर जोड़ने के बाद वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है तो समकोण। क्लियर हो गई बात? तो दो कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।